नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते की, रूस यूक्रेन युद्ध की, विदेश मंत्री एस जयशंकर के यूरोपीय देशों के दौरे की और भारत बांग्लादेश के बीच उठ रहे नए विवाद की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री टी.एस. त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम आखिरकार हो गया। दोनों जगह जश्न की तस्वीरें इस समय पूरी दुनिया देख ही रही है। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालने से ठीक पहले ये समझौता हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं सर आप? नीरज जी, मैं तो कहूँगा कि समझौता शुरू नहीं हुआ है जी, हो गया है। हाँ जी, हामी भर दी है, काफ़ी दिनों के बाद समझौता हुआ है जी। और लेकिन समझौते के साथ साथ देखिए, समझौता नया तो है नहीं जी, लेकिन पहले हम ये हालात देखें कि अभी हो क्या रहा है। देखिए अभी भी जी, इजराइल हमास में बातचीत चली। कल ये काफ़ी समय के बाद न्यूज़ आ गई कि चलिए समझौता हो गया है। जी। पहले था कि इजराइल नहीं मान रहा था, फिर हो रहा था कि इजराइल ने कहा कि हमास के ऊपर है, जी, हमास नहीं मान रहा है। कल हो गया कि मान लिया है दोनों ने जी। और 19 तारीख से समझौता होगा। और बिल्कुल सही आपने कहा कि 20 तारीख को ट्रंप अपना संभालने वाले हैं जी। राष्ट्रपति की कुर्सी जी। और उसके एक दिन पहले समझौता हो रहा है, जाने से पहले। खैर दोनों टीमें इन्वॉल्व थी, लेकिन हालात देखिए क्या हैं। हालात में बदलाव नहीं है जी। अभी देखिए 2 दिन से इजराइल अभी भी वहाँ पर अपनी गोलाबारी जो है जारी रखा है जी। उसने आर्टिलरी शेलिंग और बॉम्ब्स जो हैं वहाँ पर अभी भी गाजा में भी और उधर वेस्ट बैंक में भी, दोनों जगह है जी। और जो अभी न्यूज़ है देखिए 2 दिनों में रादर 3 दिनों में करीब 70 लोग मारे गए हैं जी। और मरने वालों की ऑफिशियल फिगर करीब 46-47 हज़ार तक पहुँच गई जी। और घायलों की जो ऑफिशियल फिगर है तकरीबन 1.5 लाख है। और वही है कि जितने लोग अभी तक, चूँकि करीब 3/4 एरिया बिल्कुल नष्ट हो चुका है गाजा का, कितने लोग अंदर पड़े हैं, कितने की अकाउंटिंग नहीं है, कहा नहीं जा सकता जी। जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है जो कि वेस्टर्न मीडिया में है, वो कहता है कि 1 लाख से ऊपर लोग मारे गए हैं, जी। 3 लाख के आसपास या 4 लाख घायल हैं। तो ये चीज़ें तो बाद में ही होंगी जब अगर सीज फायर हो जाता है और उस समय ये चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन ये जो अभी देखिए अलक्स जो हॉस्पिटल है वहाँ दोबारा इजराइल ने बोला है कि वहाँ पर मिलिटेंट्स हैं जो मारे गए हैं हमास के, और वहाँ इन्होंने बमबारी की है वहाँ पर। जी। जो शाती वाला रिफ्यूजी कैंप था वहाँ भी वही है। तो ये चीज़ें भी साथ में चल रही हैं। 4 इनके भी सैनिक मारे गए हैं इजराइल के। जी। तो ये जो हालात हैं अभी हैं जो चल रहे हैं। हौतीज ने देखिए 4 दिन पहले उन्होंने भी मिसाइल तेल अवीव के पास दागी थी, उन्होंने कहा कि हम करते रहेंगे। हाँ, हिजबुल्लाह ज़रूर डाउन है, वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है पिछले इतने दिनों में, और हौतीज भी उस हिसाब से नहीं है, बट उन्होंने बोला कि अभी भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी भी हैं, तो ये रुका नहीं है जी। रुके गया नहीं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि देखिए हिजबुल्लाह, आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह के साथ भी एक शांति समझौता हुआ था। जी, जी। जो दोनों ने एक दूसरे को बोला था कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी चल रही हैं। लेकिन देखिए कुछ भी हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि शांति प्रक्रिया ही एक है, बातचीत ही है जिससे कि हालात सुधर सकते हैं। बातचीत आपको पता है बीच में बंद भी हो गई थी, जो हमने बताया था दर्शकों को कि कतर से ही ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद जी। कतर से आपको याद होगा हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो बाहर चले गए थे जी। ऑफिस भी उन्होंने अपना वहाँ से हटा के टर्की में कर लिया था। तो ये सब चीज़ें भी चल रही थी, बातचीत उस समय भी डिप्लोमेसी चल रही थी। और इस बार दोनों टीमें इन्वॉल्व थी जी। जो बाइडेन की जो करंट प्रेसिडेंट हैं अगले 4 दिन के लिए उनकी जी। और ट्रंप जो चुनाव जीत के आए हैं जी। उनकी टीम भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व थी। खास करके माइक वॉल्ट जो उनके NSA हैं, जी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। और ऑफ कोर्स इजिप्ट और जॉर्डन और कतर हमेशा से रहे हैं इसमें जी। और CIA और मोसाद तो मतलब मेन तो ये लोग इसमें थे ही। लेकिन ये पीस डील जो हुई है
कोई नई तो है नहीं। जी। देखिए पीस डील आप अगर आप जाइए, मतलब बैक में, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊं, 2017 में भी देखिए पीस डील हुई थी, जो बातचीत हुई थी, जी। उससे भी कोई खास नहीं निकला था। उस समय ट्रंप ही थे प्रेसिडेंट, जी। ट्रंप प्लान बना था, जी। लेकिन उस प्लान आगे नहीं चल पाया, और इसलिए नहीं चल पाया कि पैलेस्टीनियंस को एक्सेप्टेबल नहीं था वो। जी। और उस समय जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट थे, उनको जो मोहम्मद अब्बास थे, अब्बास को एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारी चीज़ें नहीं, हमारे इंटरेस्ट इसमें नहीं देखे जा रहे हैं पैलेस्टीन के। जी। तो वो था। फिर 2018 से 22 तक, फिर 2020 में म्यूनिक में करीब 4 लोगों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो मिले थे। जी। इसमें जर्मनी, फ्रांस और आपके जॉर्डन और इजिप्ट थे। जो उसके बाद वो 3 साल तक चलता रहा उनका प्लान। जी। बीच में बातचीत आई, लेकिन चला नहीं, सक्सेस नहीं हो पाया। और यहाँ तक कहा गया कि भाई अमेरिका तो सिर्फ इजराइल का इंटरेस्ट देख रहा है, जी। इजराइल को प्रोटेक्ट करेगा, हमारा इंटरेस्ट नहीं देखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं, और अल्टीमेटली उसके बाद ये देखिए 1.5 साल, 15 महीने, 16 महीने तक ये लड़ाई जी। चलती रही। और कब तक चलती रहेगी ये भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी शांति प्रक्रिया है। अब जो शांति प्रक्रिया है, देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट की 3 फेज में है। जी। आपको याद होगा कि 3 महीने पहले जब सितंबर अक्टूबर की बात चल रही थी पहले भी, तो यही 3 फेज में ही चल रही थी, बट थोड़ा सा उसमें इसमें फ़र्क है। फेज 1 में ऑफ कोर्स इनका है कि फेज 1 में जो एक्सचेंज करेंगे ये अपने हॉस्टेजेस और इनके जो प्रिजनर्स पैलेस्टीन के इन्होंने लिए हुए हैं, पैलेस्टीनियन हमास के प्रिजनर्स। उसमें है कि फेज 1 में 33 प्रिजनर्स, जो कि बेसिकली बूढ़े हैं, ओल्ड एज वाले हैं, बच्चे हैं, और कुछ लेडीज़ हैं जिनको वो छोड़ेंगे। और उसके बदले तकरीबन 100 से 150 तक, एग्जैक्ट अभी तक वो फिगर नहीं दिए इन्होंने जी। वो जो है प्रिजनर्स इजराइल छोड़ेगा, जो उन्होंने रखे हुए हैं, ख़ास करके गाज़ा में हैं। और अभी देखिए, अब ये चीज़ पहले हम देख लेते हैं प्लान इनका, कि एक तो पहली चीज़ तो ये होगी किस तरह होगा, कौन प्रिजनर्स हैं और कितने हैं, अभी तक कंफर्म तो है नहीं। 99 की बात चल रही थी, 3-4 की डेड बॉडीज मिली हैं, फिर 96 पे आए थे, और अभी भी कंफर्म नहीं है कि कितने और प्रिजनर है। लेकिन फेज 1 में ये चीज़ है, और ये भी है कि वीकली एक्सचेंज होगा। जी। तो फेज 1 तकरीबन 42 दिन चलेगा, 5-6 हफ्ते, जी। और वीकली एक्सचेंजेज होंगे, और इसी के कितने एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं प्रिजनर्स। अब इसमें भी थोड़ी डाउट है कि अब वो कब तक चलेगा, जी। कौन कितना कर रहा है, फिर कोई ऑब्जेक्शन मत करे। जी। तो लेकिन है, ये डील है, और मॉनिटरिंग नेचुरली अगर होगी तो ये होगा। फेज 2 में जो है बैलेंस जो हैं उनका एक्सचेंज होगा, और उसमें भी है कि डेड बॉडीज का भी है कि उनका भी एक्सचेंज होगा। जी। और जो शांति प्रक्रिया आगे चलेगी उसकी बातचीत जी। फेज 2 में होनी है कि कैसे गाजा चलेगा। गाजा के वो भी है कि गाजा के खास करके पैलेस्टीनियंस जो हैं वो वापस अपनी जगह पर आएंगे। जी। इजराइल मतलब जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया गाजा का, वो छोड़ देगा, उसकी सेना जो है बाउंड्रीज पर चली जाएगी, और पैलेस्टीनियंस वापस अपनी जगह पर आएंगे। एक ये भी उसमें प्रोविज़न है। दूसरा जो है इसमें जो एक और प्रोविज़न है कि रिकॉन्स्ट्रक्शन की बातचीत जी। वो भी होगी, कि रिकॉन्स्ट्रक्शन कैसे होगा उसका पूरा गाजा का। उसके अलावा देखिए जैसे इन्होंने कहा है कि 19 जनवरी से इफेक्टिव होगा। मैं फेज 3 भी ले लेता हूं कि फेज 3 में जैसे मैंने कहा था बॉडीज़ का, कि जो बाकी चीज़ें हो जाती हैं, तो जो बॉडीज़ हैं दोनों तरफ, हमास ने जो रखी हुई हैं प्रिजनर्स की, या इजराइल सोल्जर्स की, और इनकी जो इजराइल ने रखी हैं, वो जो है उनका एक्सचेंज होगा। और ये सारा डिपेंड होगा कि पहले जो है जो फेज हैं दोनों कैसे चलें, और जैसे मैंने कहा रिकंस्ट्रक्शन का प्लान गाजा का, उसके बारे में भी बातचीत होगी।
और इसी में पहले फेस ये कि जैसे लड़ाई रुक जाएगी, जी, कि लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी, और जो दोनों मतलब अभी तक ये प्रक्रिया इसमें नहीं है कि मॉनिटरिंग कौन करेगा। देखिए बहुत जरूरी है मॉनिटरिंग, जी, कि दोनों इस पर एक्शन ले रहे जी। हैं। मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो कैसे होगा, कब होगा, वो चीज़ अभी प्रक्रिया आगे आनी है। अब इसमें दो तीन आपको देखना पड़ेगा। देखिए आ तो गया प्लान, जो है कहा जा रहा है कि दोनों ने मिलकर किया है, जी। ट्रंप ने और जो बाइडेन ने, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो ट्रंप ने ही कराना है। अभी तक जितना होता रहा है उसमें एंटनी ब्लिंकन ही, जी, जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो आते जाते रहे हैं, इसके बीच में हैं। हालांकि माइक वॉल्ज भी आते जाते रहे हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो बाइडेन का, उन्हीं को कहा जाएगा। और एक दिन पहले इन्होंने किया है। इसी पर एक चीज़ आके प्रश्न चिन्ह लगता है कि सिर्फ एक दिन पहले करके अगले दिन वो निकल जा रहे हैं, जी। तो ये बाकी चीज़ें कैसे चलेंगी, कैसे मॉनिटर होंगी, तो वो भी थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और देखिए अभी कुछ ही दिन पहले इजिप्ट ने, जब ये जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि हम बिल्कुल करीब हैं और जल्दी ही ये हो जाएगा पीस प्लान, तो इजिप्ट ने अपना खुद ही, इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने बोला था कि हम तो साइड लाइन होंगे, हमारी इसमें इतनी कोई वजूद नहीं था। जी, लेकिन जो बाइडेन ने खुद ही बोला कि नहीं, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट से ही ये मैक्सिमम चीज़ें हासिल हो पाई हैं। तो एक चीज़ है कि इजिप्ट मतलब उनको है, लगा है लोकल्स को, बाकियों को, कि भाई ये डायरेक्टली जो है हैंडल कर रहे हैं। साथ में ये भी वो चीज़ जो मैंने पहले बोली थी, पहले जो था कि इजराइल की ही तरफ से सब कुछ हो रहा है, जी, वो भी चीज़ इनडायरेक्टली इजिप्ट का यही कहना होगा कि भाई बातचीत ऐसे चल रही है। और देखिए दो तीन चीज़ें और हैं। अब इजराइल का देखिए, इजराइल में जो राइट विंग मिनिस्टर्स हैं, जी। वो कैसे इसको लेते हैं, जी, क्योंकि नेतन्याहू तो खुद कह चुके थे कि वो हमास का खात्मा चाहते हैं। जी, क्या हमास का खात्मा इस सीज फायर से होगा? जी, अभी आप एंटनी ब्लिंकन की परसों की स्पीच देखिए। जी, उन्होंने जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि हमास को सिर्फ लड़ाई से, वॉर से खत्म नहीं किया जा सकता। जी। उन्होंने खुद कहा है। और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने यहाँ तक कहा है कि हमास के जो 8,000 साढ़े 8,000 उसने जो मारे गए थे, इजराइल ने तो बोला कि करीब 30,000 मारे गए हैं, बट उनका कहना था कि 8 साढ़े 8,000 उन्होंने और रिक्रूट कर लिया है। जी, इतने उनके फोर्स उन्होंने रिक्रूट कर लिए हैं। जी। तो ये सब भी न्यूज़ साथ में आ रही है। जी, तो हमास का खात्मा हुआ नहीं है। नेतन्याहू इसी को लेके चल रहे थे, तो कैसे ये चलेगा? दूसरी चीज जो आ रही है उसमें ब्लेम गेम पहले भी था। जी, इजिप्ट, जॉर्डन, या इवन कुछ दबे जबान में जो अमेरिका के ऑफिशियल्स थे, जी। वो कह रहे थे पहले कि नेतन्याहू मेन हर्डल हैं जी, इस पीस प्लान में, जो पहले से चले आ रहे हैं। अब 3 बार तो पहले भी हो चुकी, जो नहीं चली, जी। बातचीत नहीं हो पाई और आगे नहीं बढ़ पाई। तो वो भी कहा जा रहा है कि वो मेन ऑब्स्टिकल थे, उनकी वजह से नहीं हो रहा था, जो कि खुद ही, और इनके राइट विंग ने भी लोगों ने बोला है। जी, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि थोड़ा प्रश्न चिन्ह डालती हैं इसके ऊपर। उन्होंने ये भी कहा है, एड की बात हुई है कि एड आता जाता रहेगा, लेकिन इजराइल इसके पूरे पक्ष में नहीं है जी। कि एड आएगा तो मॉनिटरिंग कैसे होगी, कि कोई वेपन्स, हमने जो पहली चीज़ें थी वो दोबारा नहीं हो। क्योंकि उनका ये कहना है कि इतना लंबा ब्रेक अगर रहेगा, मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो ये तो दोबारा हमास फिर खड़ा हो जाएगा। जी। और फिर जो हमें जितनी हमें इनसिक्योरिटी थी, वो चीज़ दोबारा आ जाएगी। जी, सो ये जो चीज़ है, हालांकि फेज 2 वाले में ये भी लिखा है, जो इनकी बात, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें है कि इजराइल अपना विड्रॉल कर लेगा कम्प्लीटली गाजा से, और हमास का ये तब करेगा जो हमास के पॉलिटिकल और मिलिट्री एलिमेंट्स हैं, जी। वो सारे जो हैं वो एक तरह से आउट हो जाएंगे, वो जी। कहीं नहीं रहेंगे। अब सवाल है कि गाजा का फिर एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, क्योंकि क्या हमास एग्री करेगा? क्योंकि उसने पावर तो उसी के पास थी, जी। गवर्न वही कर रहा था,
इलेक्शन करके और वो गवर्नमेंट उसने बनाई थी हमास ने, तो क्या हमास एग्री करेगा कि वो जो है पावर छोड़ देगा? दूसरी चीज़, फेज 2 जो है अभी तक जो भी चीज़ें हैं वर्बल हैं ज़्यादा, निटिग्रिटीज एग्जैक्टली क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह हैं, और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, उनके राइटिंग वाले कितना एग्री करते हैं, तो वो चीज़ कैसे होगी? जी। तीसरा जो ये बात कर रहे हैं हॉस्टेजेस की, अभी हॉस्टेजेस के लिए लोग वेट नहीं करना चाहते इतना। जी। ऑलरेडी इसके ऊपर जो है इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि भाई अगर ये इतनी वीकली क्यों है, पार्ट्स में क्यों है, जी। एक साथ होना चाहिए। और फिर वो पार्ट्स में होंगे, फिर ये टूट जाएगा, फिर वो बात वहीं की वहीं रहेगी। जी। तो ये चीज़ें लेकर के लोग अभी भी आशंकित हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। देन जो बाकी डील है, आप जो रिकॉन्स्ट्रक्शन की बात चल रही है, अब रिकॉन्स्ट्रक्शन कौन करेगा, कैसे करेगा, जी। ये भी एक प्रश्न चिन्ह ही खड़ा होगा बाद में जाकर के। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इतनी आसानी से मान लिया जाएगा कि ये हो ही जाएगा, लेकिन हाँ ये कहा जाएगा कि एक पहल तो है जी। कि जो एक ये पहल ये कर रहे हैं कि हाँ ठीक है। अभी आप देखिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर फेमस है, हम लोग उसकी बात कर चुके हैं, उस पर क्या इजराइल मानेगा? इजिप्ट तो कहता है, इजिप्ट तो हमास दोनों कह रहे हैं कि इजराइल को वहाँ नहीं रहना चाहिए, बट इजराइल कह रहा है कि नहीं, हमने वहाँ रहना ज़रूरी है हमारा, वहाँ रहेंगे तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे कि कितनी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इजराइल पहले से कहता रहा है कि सिक्योरिटी जो है हमारे पास रहेगी गाजा की। जी। फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को लाना चाहते हैं लोग कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इधर आए गवर्न करने के लिए दोनों। क्या ये हमास को एक्सेप्टेबल होगा? जी। उसी प्रकार जो बाकी जो ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे? और इवन देखिए जो हॉस्टेजेज हैं सारे के सारे हमास के पास नहीं हैं जी। और भी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके पास भी हैं। उनसे कौन बात करेगा, कैसे आएंगे, उनकी क्या डिमांड होगी? क्या वो डिमांड नहीं करेंगे जो भी गाजा का रिकॉन्स्ट्रक्शन है, गाजा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें? जी। तो ये कुछ प्रश्न चिन्ह हैं जो अभी भी हैं। और क्या टोटली बंद हो जाएगी लड़ाई? अगेन एक प्रश्न रहेगा। देखिए ट्रम्प ने तो बहुत पहले बोल दिया था जी। और क्यों बोला, ये बोल दिया था उन्होंने कहा कि ये जो है ऑल हेल विल ब्रेक लूज, कि बहुत कुछ उन्होंने कहा कि वहाँ तहस नहस हो जाएगा अगर इनको नहीं छोड़ा गया जी हॉस्टेजेस को। तो अगर वो लेके चल रहे हैं तो एक तरह से वो टोटली प्रो इजरायली कथन माना जा रहा है जी कि वो क्या करेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के अभी भी इनफैक्ट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन होने वाले हैं उन्होंने साफ बोल दिया था जी कि पूरी की पूरी इसमें गलती हमास की है कि उन्होंने जो अटैक किया। मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है। जी। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो कितनी कारगर होगी। लेकिन ये है कि जो ट्रंप आने से पहले जिस तरह उन्होंने अपना ऑरा बना लिया है, जिस तरह की थ्रेट उन्होंने दे दी है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि कुछ हद तक वो इसको ले जा सकते हैं, जो चल सकता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी मुश्किल है 5 लाख से ज़्यादा, अभी अगर 1.5-2 लाख मारे गए हैं या 2 लाख जो घायल हो रखे हैं फिलिस्तीनियंस, तो कैसे कहाँ आएंगे? जी 5 लाख डिस्प्लेस हो चुके हैं, आएंगे कहाँ? जी किस तरह से? अभी देखिए मिडिल ईस्ट में तो लगभग मैक्सिमम देशों ने इसको जो है एक अच्छी पहल मानी है। उन्होंने कहा कि लेकिन कायम रहे, सबसे बड़ी बात यह है। हालांकि ईरान का रिएक्शन नहीं आया है जी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, जी हौतीज हिजबुल्लाह का नहीं आया है जी कि क्या है। लेकिन क्या इस डील की वजह से इजराइल जो डर लेके चल रहा था, जिस एम से उसने ये लड़ाई शुरू की थी, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? जी वो एक प्रश्न चिन्ह है। इजराइल अभी भी यही लेके चल रहा है। राइटिंग वाले उनके जो हैं खास करके, इतना समय अगर मिलेगा हमास को, वो अपने आप को फिर पावरफुल बना लेगा और हमारी जो मुश्किलें हैं, जो सुरक्षा की जो इनको डर है जिस तरह का था, वो तो वैसे का वैसे रह जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि, लेकिन ये है कि अगर मॉनिटरिंग अच्छी हुई, उनको मॉनिटर किया गया
उनको अगर अच्छा एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो हो सकता है कि 100% कारगर नहीं हो, जी। फिर भी कुछ हद तक तो रह सकता है। जी। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, अंदेशा अभी भी ये है कि अगर कहीं ना कहीं ये युद्ध भड़क गया, दोबारा चल गया, जी। तो ये प्लान का क्या होगा, किस तरह होगा। जी। तो मुख्य चीज जो है इम्प्लीमेंटेशन है, और जो मेरा विचार है वो है कि इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ इजराइल और हमास या फ़लस्तीन या जॉर्डन और इजिप्ट से नहीं हो पाएगा। जी। इसको मॉनिटर करने के लिए हमेशा ये अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं उनको ही आगे आना पड़ेगा, इसको जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए। जी बिल्कुल सर। सर, उत्तर कोरिया के जो सुसाइड सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन के लिए कैसे चुनौती बनते जा रहे हैं, और रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या है? नीरज जी, देखिए, रूस यूक्रेन का 1057 दिन हो रहे हैं, 1057 डेज जी। और जैसे बीच में लगा था कि कम होगा, अब तो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हमने कहा था कि पुतिन के लिए मौका ही, उनको लग रहा है कि यही टाइम है, जो भी 4-6 दिन हैं, जितना आगे बढ़ने। और पहली बार वेस्टर्न मीडिया जी। एक्नॉलेज कर रहा है कि बहुत तेजी से रूस आगे बढ़ रहा है। जी। आप देखिए, जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं, 14 तारीख को जनवरी को यूक्रेन ने, कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा उसने ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक की है रूस के अंदर। उनके 7 सिटीज़ को उन्होंने टारगेट किया था। जी। और वो हुआ नहीं। कि देखिए, हम लोग पहले कहते आ रहे हैं कि जेलेंस्की कुछ करते हैं ये कह करके कि हमने ये टारगेट किया, और उसके बाद पुतिन उनके कई गुना ज़्यादा करते हैं, उनके ऊपर नुकसान अल्टीमेटली यूक्रेन का ही होता है। और वही हुआ। 14 को इन्होंने किया, 15 को तकरीबन 100 टारगेट रूस ने एंगेज किए वहाँ जी। इंक्लूडिंग उन्होंने अपने फाइटर बॉम्बर्स और न्यूक्लियर कैरिंग फाइटर बॉम्बर्स, बट न्यूक्लियर नहीं ले जा रहे थे, बट उन्होंने भेजा। जी। और पोलैंड के बॉर्डर तक ये पहुंच गए थे। पोलैंड को भी अपने एयरक्राफ्ट भेजने पड़े, स्क्रैम्बल करना पड़ा। जी। तो आप समझ लीजिए कि मतलब कितना बड़ा था। हालांकि कहा जा रहा है कि इन्होंने जानबूझ के वहां तक भेजा कि यूरोप को भी पता लगे जी कि ये सक्षम है और ये हो सकता है। तो ये जो है इन्होंने मतलब, और ख़ास करके एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी तो देखिए उनकी तो लगभग सारे शहरों में बंद हो गई थी। जी। गैस, इंफ्रा, बॉम्ब, मतलब जो जगह मिली। और यहाँ तक कि जेलेंस्की के घर के नज़दीक तकरीबन 500 मीटर तक उन्होंने बॉम्बिंग की। जी। दिखाने के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने छोड़ दिया होगा कि जेलेंस्की को नहीं हो करेंगे, क्योंकि शायद उनको लग रहा होगा कि जेलेंस्की को अगर कुछ हो गया तो शायद युद्ध खत्म हो जाए और ये जो है आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल किया है इनका। ये पिछले 4-5 दिनों में लगातार आगे बढ़ती रही है यूक्रेन की सेना। और उन्होंने खार्किव तो लगभग कब्जा कर ही लिया उन्होंने जी। और अभी कहा जा रहा है कि जो पोक्रोस का इलाका है उसके 6-7 किलोमीटर के अंदर पहुंच गए हैं। और इनके जो लार्जेस्ट वहाँ पर स्टील मेकर था मेट इन्वेस्ट यूक्रेन का, उसने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी और पूरे वो जा रहे हैं कि भाई अब तो रूस जो है 7-8 किलोमीटर के नज़दीक आ गया है। जी। तो वहाँ उन्होंने जो है इतनी अंदर तक वो पहुँच गए हैं। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पिछले साल जितना लिया था, टेरिटरी कैप्चर किया था यूक्रेन का रूस ने, उससे तकरीबन दोगुना उसने पिछले 3-4 महीनों में कर ली है, जी, जो उसने पिछले 9 महीनों में नहीं की थी। जी। तो ये हालत है, आप समझ लीजिए यूक्रेन का। तो क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में अभी जेलेंस्की हैं। और जेलेंस्की हैं कि उनको भी डर तो है। हालांकि पुतिन जो है इनको यूएस को ब्लेम कर रहे हैं कि जो इंस्टिगेट कर रहा है इनको, और उसी के बल पर ये अभी तक आ रहे हैं। लेकिन ये बात करते हुए भी, ब्लेम करते हुए पुतिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इवन चशीवार का जो इलाका है, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। जी। जहाँ तक आपने नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स की बात की, देखिए मैक्सिमम तो कुर्स्क रीजन में ही है। जी। और कुर्स्क में नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स का अभी तक जो कुछ न्यूज़ आ रहा था बेसिकली आ रहा था साउथ कोरिया से, और साउथ कोरिया, पोलैंड या जेलेंस्की जो बता रहे थे वहाँ।
और अब उन्होंने बोला कि 2 महीने पहले उन्होंने जो कि किया था, 1 महीने पहले या नवंबर में शायद किया था, कि 2 नॉर्थ कोरियंस को उन्होंने कैप्चर किया था। कहा तो जार था कि खुद ही भाग गए थे, लेकिन वो अलग की बात है। जो भी 2 हैं उनका एक फोटोग्राफ भी आया है जो कि वो उनके ट्रीटमेंट में है वहाँ पर। लेकिन जो न्यूज़ एक्चुअल आ रही है अभी और एक्नॉलेज भी हो रही है कि ये उल्टा है। जी पहले हमने बताया था कि जो एरिया इन्होंने लिया था तकरीबन 1060-70 स्क्वायर मीटर का, उसमें से 50% तो वापस ले लिया है रूस ने ऑलरेडी। यूक्रेन के बहुत सैनिक वहाँ मारे गए हैं, तकरीबन 30,000 के आसपास मारे गए हैं। जी जहाँ तक नॉर्थ कोरियन से वहाँ पर जी। हैं और लड़ रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि लड़ नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं। उन्हीं के कमांडर से, हाँ, अपने बटालियन ग्रुप में इनके साथ मिक्स नहीं हुए हैं, वो लड़ रहे हैं। उनका ये जरूर है, उनको ये बताया गया है और उनको मोटिवेशन कहिए या डर कहिए या जो भी कहिए, कि उनका है कि कैप्चर नहीं हो, भले अपने आप को मार डालो, जी सुसाइड कर लो, बट कैप्चर नहीं होना है। जी तो इन चीज़ों को लेकर के वो चल रहे हैं, लेकिन वो नुकसान कर रहे हैं इनका। और 2 का इन्होंने सिर्फ बोला है कि, और अभी जेलेंस्की ने बोला कि 2 हमने पकड़े हैं नॉर्थ कोरिया को, जिसमें कह रहे हैं कि एक वापस जाना चाहता है, एक जो है अभी तक बताया नहीं है। उनका ये कहना था कि ये नॉर्थ कोरियन ही पूरी नहीं, कोई कह रहा है कि मतलब ये भाग के आए थे या साउथ कोरियन है एक, वो शायद वापस जाना चाहता है जी। लेकिन किसी ने अभी तक बहुत क्लियर इसको नहीं बताया है। जेलेंस्की ने कहा है कि हम वापस कर सकते हैं इनको अगर बातचीत हो और हमारे जो है PWs, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, छोड़े जाएं, रशिया अगर छोड़ेगा तो जी। तो ये जो चीज़ें इनकी है। लेकिन देखिए ये नहीं है, क्यों नॉर्थ कोरिया और जेलेंस्की इसके बारे में बोले जा रहे हैं, ट्रुप्स के बारे में जो भी खबर फैला रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर है। 2, यूक्रेन को उनको पता है कि ये लड़ रहे हैं जी और अच्छी तरह लड़ रहे हैं। साउथ कोरिया को जो सबसे बड़ा डर है कि ये नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स जो कि अभी तक वहीं रहते थे जी, अब वो कॉम्बैट में जाकर के एक्चुअल कॉम्बैट में हिस्सा ले रहे हैं जी एक्चुअल लड़ाई लड़ रहे हैं जी, और ये कॉम्बैट एक्सपीरियंस इनके लिए ये साउथ कोरिया पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। जी ये डर जो है सबसे ज़्यादा है साउथ कोरिया के पास, इसलिए वो जो सारी खबर बाहर आती जा रही है, कभी वो कहते हैं 11,000 हैं, कभी कहते हैं 15,000 ट्रुप्स हैं। न्यूज़ यहाँ तक आई थी कि 20,000 से ज़्यादा नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स हैं। अब वो अगर 10,000 मारे गए तो फिर बचेंगे कौन? यार पहले तो कह रहे थे 11,000 ही हैं ट्रुप्स। तो ये खबर आती जा रही थी, बट अभी जो खबर आ रही है, चूंकि अब लड़ाई उस हालत में पहुंच गई है और काफ़ी हद तक इन्हीं की दबे जवानों में तो जेलेंस्की को ही बोला जा रहा था कि उन्होंने जबरदस्ती ये फ्रंट खोल करके अपने लोग मरवाए जा रहे हैं 30,000 के आसपास। कल उन्होंने बोला कि उनके 8,80,000 ट्रुप्स हैं, जो कि रूस के सिर्फ 6,60,000 ट्रुप्स को उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि कितनी कमी है इनके पास ट्रुप्स एमिनिशन की। तो ये जो चीज़ें हैं लड़ाई में तो खैर ये करते रहते हैं, चलता रहता है। लेकिन नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स का देखिए, उनको सीधा वो है, उनके पास वो हैंड ग्रेनेड से लेकर हर एक चीज़ है। जैसे एक जो न्यूज़ ये दे रहे हैं कि ये जब इनके ट्रुप्स जा रहे थे तो बाकी तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, 5 जो थे, एक ने जो है हैंड ग्रेनेड रखा और वो ब्लास्ट करने जा रहा था, उससे पहले इन्होंने उसको मार दिया। हालांकि इन्होंने ये बोला कि उसने खुद ही ग्रेनेड ब्लास्ट कर लिया। तो ये जो चीज़ें थी जो वहाँ पर अभी के हालात हैं जी। जहाँ तक बाकी चल रहा है, देखिए पुतिन की टीम ने ही बोला है अभी, जो उन्होंने अपने एनवॉय रखे हैं फॉर यूक्रेन और रूस के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग। अभी उन्होंने बड़ा एक फॉक्स न्यूज़ के, मैं देख रहा था, फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 100 दिन की सीमा लेके चल रहे हैं। पहले सब 1 दिन की बात कर रहे थे, लेकिन हमने पहले भी कहा था, दर्शकों को याद होगा, कि इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि पुतिन एक तरह से आप हमें नहीं कहेंगे कि वो इजराइल की तरह ही लड़ाई चल रही है, क्योंकि वो अलग है जी। लेकिन फिर भी वो नेतन्याहू नहीं है, वो जो है इनके हैं नहीं, और वो अपनी जो एम है वही लेके चलेंगे तो। लेकिन ट्रंप के टीम ने जरूर बोला है कि मीटिंग होगी इनकी, पुतिन की और ट्रंप की, और ये इसके लिए अरेंज हो रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा।
क्योंकि नेचुरली ऐसी मीटिंग करने में और पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें बहुत कुछ लगेगा जी। लेकिन जेलेंस्की देखिए अभी भी उनको भी डर हो गया है, तो वो पोलैंड से लेके पूरा यूरोपियन यूनियन के पीछे जा रहे हैं बेसिकली इसीलिए आर्म्स एम्युनिशन, और हर जगह ये कह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी तभी हो सकती है जबकि इंटरनेशनल ट्रुप्स वहाँ हों और यूरोप के ट्रुप्स वहाँ हों। जी। हालांकि ट्रम्प ने तो पहले ही बोल दिया कि इनके ट्रुप्स वहाँ नहीं होंगे जब भी बातचीत होती है वहाँ पर। तो दूसरी तरफ आप जाएं तो रूस के जो पहले एक उनके सिक्योरिटी काउंसिल के रूस की जो सिक्योरिटी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोला कि रूस अभी भी कमिटेड है जी। यूक्रेन के डिस्ट्रक्शन पर, यूक्रेन की गवर्नमेंट को हटाने के पर, और उन्होंने बोला कि जो करंट गवर्नमेंट है मतलब उसको हर तरह वो तो उसको जाना ही जाना है जी। वो तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करते, अगर नहीं करते तो बातचीत किससे होगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह आ रहा है जी। कि अगर वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए यूक्रेन का, वहाँ बात हो रही है कि हम इतना हथियार दे दें यूक्रेन को कि उसके पास अपने सक्षम रहे सुरक्षा करने में, यहाँ ये कहते हैं कि डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए जी। फिर उन्होंने कहा कि नाटो की मेंबरशिप हॉल्ट करेंगे, ये नाटो ने बोला है कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप हम रोक देंगे अभी जी। इनका कहना है रूस का कि बिल्कुल होगा ही नहीं, ये लिख के दें कि उनको जो है फ्यूचर में भी कोई नाटो मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं मिलेगी। कोई टेरिटरी पुतिन छोड़ना नहीं चाहते हैं जी। हालांकि ये बातचीत चल रही है कि शायद कुछ टेरिटरी ये छोड़ें और बाकी ये रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल नहीं देंगे तो ट्रंप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। लेकिन अभी जो रूस का है वो वही है। दूसरी चीज जो इन्होंने रखा है, कहते हैं कि सिर्फ रूस और अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए, बाकियों का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो पूरे यूरोपियन यूनियन को हटा रहे हैं और यूक्रेन को तो मानते ही नहीं है जी। तो ये भी एक चीज जो ये लेके चल रहे हैं। तो ये सारे जो है प्रश्न चिन्ह है कि ये जब बातचीत होगी तो इतनी जल्दी, ये 4 दिन में ये बातें इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं है जी। और इसीलिए शायद उन्होंने भी कहा है कि इतना समय लेके चल रहे हैं 100 दिन का। दूसरा देखिए रूस क्या चाहता है, रूस ये चाहता है कि जो एरिया उसने कैप्चर कर लिया है उस पर पूरा अपना कंसोलिडेशन करे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, प्रशासनिक जो मशीनरी है उसको लगाए जी। और पूरा जब हो जाए तब वो बात करें कि ये इलाका तो ऑलरेडी हमारे अंदर हो चुका है जी। तो वो भी जल्दी करना चाहेगा और अपनी प्रेजेंस उन इलाकों में और बेलारूस में, बिकॉज बेलारूस हमेशा उसके साथ रहा है, वहाँ वो बढ़ाएगा कि इतनी ज़्यादा वो ताकतवर वहाँ हो जाए। फिर अभी वो और रिक्रूटमेंट अपना किए जा रहा है रूस, उसने काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव दे रहा है अभी जो लोग मोबिलाइजेशन में रिक्रूट होना चाहते हैं और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि तकरीबन उनको $20,000 तक का इंसेंटिव दिया जा रहा है जी। तो काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं रिक्रूट होने के लिए, उनको पता है कि लड़ाई ख़त्म होने वाली है तो चलो ये अच्छा मौका है पैसे कमाने के लिए। और वो ये भी चाहेंगे कि जो यूक्रेन का मैक्सिमम डैमेज डिस्ट्रक्शन वो करें 20 तारीख से पहले पहले। इसीलिए आपने देखा कि जो उन्होंने 14 को दिखाया वो कहा जा रहा था कि पूरे 3 सालों में अभी सबसे भीषण अटैक जो है इन्होंने किया, तो वो इसमें कमी नहीं करेंगे। दूसरा, जितने नज़दीक जाएंगे, जितना ज़्यादा इस तरह के अटैक करेंगे यूक्रेन के अंदर, खास करके कीव और उसके आगे जा करके, उतना डर यूरोप में जाएगा जी कि भाई कुछ भी होगा, क्योंकि यूरोप में देखिए थोड़ा भी अगर नुकसान होता है तो बहुत बड़ा वहाँ पर तहलका मचेगा, उनको पता है कितना डर उनकी जनता में है। तो ये जो चीज़ है फियर, एक ये भी वो डालना चाहेंगे यूरोप के अंदर ऐसी चीज़ें करके। फिर अभी देखिए उन्होंने जो है अभी 14 तारीख को लड़ाई भी हो रही है और 14 तारीख को उनके 50 प्रिजनर भी एक्सचेंज हुए हैं जी, तो वो चीज़ भी रुकी नहीं है। लेकिन क्या पुतिन ने होने देंगे कि ट्रुप्स यूरोपियन यूनियन या बाकी जो जिस नाटो को कह रहे हैं कि मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए यूक्रेन को, उनके ट्रुप्स क्या बॉर्डर पर उसके आके डिप्लॉय हो जाएं, चाहे नो मैंस लैंड हो या कुछ भी हो? पुतिन तो मुझे नहीं लगता कि कभी इस पर एग्री करेंगे जी। जो प्रपोजल कहा जा रहा था कि टीम ट्रंप की तरफ से है, तो रूस ने
मतलब कहा जा रहा है कि 2024 में, सिर्फ 2024 में 4000 स्क्वायर किलोमीटर रूस ने कैप्चर कर लिया है जी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एरिया है। मतलब 2023 में जितना लिया था उसके 7 गुना ज़्यादा उसने कैप्चर कर लिया है। तो इसके साथ जो है रूस हमेशा वो तो बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खार्किव देखिए बहुत बड़ी सिटी है, तो दोनों ये पोक्रोस्क और ये ले लिया तो फिर तो बहुत कुछ होगा नहीं वहाँ पर। यूक्रेन को रूस चाहता है कि ज़ैपोरिज़िया से टोटली विड्रॉ कर जाए जी। क्योंकि ज़ैपोरिज़िया में मैक्सिमम तो कैप्चर कर लिया इन्होंने, कुछ हिस्सा उसके पास है जी। तो उसको भी वो चाहता है कि वो खाली कर दे। खिरसौन में जो है रशिया जो है वहाँ तक पहुँच चुका है, तो उसमें जो है वहाँ पर बातचीत जो भी होगी वो इन जगहों पर होगी कि कौन से इलाके जो है छोड़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट पुतिन कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे जी। एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये चाहेंगे कि यूक्रेन न्यूट्रलिटी हो, न्यूट्रल रहे, कहीं ना रहे जी। स्वीडन की तरह एक न्यूट्रल है। स्वीडन तो अब चला गया नाटो में ही, तो वो चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ वो भी चाहेंगे कि जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं वो निकलें, एक उनका एक जरूर रहेगा उसमें जब भी जो भी बातचीत है उसके लिए पॉइंट। और जो स्ट्रिक्ट लिमिट रखेंगे, अगर कोई वेपन्स एमिनिशन रहता भी है यूक्रेन के पास तो देखिए वो चाहेंगे, जैसे मान के चलिए कि अगर लेट्स से आर्टिलरी की रेंज 30 किलोमीटर है तो चाहेंगे कि आर्टिलरी जो भी रहे यूक्रेन की वो 40-50 किलोमीटर पीछे रहे। आर्टिलरी या रॉकेट्स उस रेंज के 10 किलोमीटर पीछे रहे बॉर्डर से जी। जैसे कि उतना टाइम उनको मिले मूवमेंट चेक करने के लिए, देखने के लिए, वो डायरेक्ट कभी हमला ना हो पाए, क्योंकि उनको नाटो का ही डर है कि सीधा नहीं करें। उसी तरह ये भी चाहेंगे कि अगर मिसाइल कोई 200 किलोमीटर रेंज की है तो 250 किलोमीटर पीछे रहे उनके बॉर्डर से जी। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी इधर से ये कुछ पॉइंट्स हैं। बेसिकली इनका एक इंस्टीट्यूट है जो क्रेमलिन का ही है, उसमें से कुछ पॉइंट्स आए हैं जो कि वहाँ डिस्कशन में हैं, तो नेचुरली कुछ पॉइंट्स तो वहाँ पर आएंगे ही आएंगे। और वो ये भी चाहेंगे कि जो इनकी पॉलिसी या थिंक टैंक ग्रुप है वो कह रहा है कि यूक्रेन का सॉफ्ट डेमोक्रेटाइजेशन हो, मतलब कि यूक्रेन में अगर हम रूस की तरफ से देंगे, प्रो रूस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो प्रो रशिया हैं, वो जो है अपनी एक्टिविटीज कर सकें, उनको जो है ये सहूलियत मिलनी चाहिए। अभी तो वो बैंड हैं सारे के सारे जी। तो ये भी वो चाहेंगे कि अगर डेमोक्रेटिक रहे यूक्रेन, वो चाहेंगे, लेकिन उसमें भी यही चीज़ है। तो अभी अब डर तो देखिए, हम यूरोप की बात कर रहे थे, यूरोप ने तो ऑलरेडी माइक रूटे ने बोल रखा है कि पूरे यूरोप को अपना जो है माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा और वॉर टाइम की माइंडसेट सोचना पड़ेगा जी। तो ऑलरेडी ये डर उन्होंने डाल दिया है। और ट्रम्प के पास देखिए भी थोड़ी प्रॉब्लम होंगी, क्या उनको पूरी बैकिंग मिलेगी पूरी नाटो से या पूरे यूरोपियन यूनियन से? जी। जो भी प्लान वो लेके चलेंगे, क्योंकि अभी तो यूरोप को ही नहीं पता कि क्या प्लान है जी। उनको यही नहीं पता कि नाटो का है क्या करेंगे जी। तो एक वो भी है, क्वेश्चन मार्क है कि सब उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर देखिए जो कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, इंटरनेशनल लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, वो कैसे होंगी इनके बीच में। जी। इनकी बीच की ट्रीटीज़ पहले ही आपस में रूस और इनकी ख़त्म हो चुकी हैं, अमेरिका की। और जैसे मैंने कहा, जेलेंस्की को मानते ही नहीं लेजिटिमेट गवर्नमेंट पुतिन, तो वो कैसे होगा? और वो भी ये प्रॉब्लम मैं ट्रम्प के लिए कह रहा हूँ कि कैसे किस तरह से बातचीत करेंगे और क्या लीगलाइज हो जाएंगी जो कैप्चर टेरिटरीज हैं। जी। क्यों यूक्रेन वो कह रहे हैं वो छोड़ेंगे नहीं, अपना लेके चलेंगे, ये अपना मान के चलेंगे लीगलाइज कर लिया है। तो ये कुछ बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्रश्न चिन्ह हैं जिनको इतनी आसानी से ट्रम्प टीम भी जल्दी नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल सर। सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर के यूरोपीय देशों के दौरे का क्या महत्व रहा? नीरज जी देखिए, पहली बात यह है कि यूरोप के जो देश हैं जी वो इम्पोर्टेंट तो हैं भारत के लिए, जी। भारत भी उनके लिए है, लेकिन वो हमारे लिए हैं। और जहाँ तक दौरे की बात है, देखिए अभी तो स्पेन गए हैं जी वहाँ पर, इससे पहले ऑफकोर्स सितंबर से देखा जाए तो वो जर्मनी भी जा चुके हैं जी।
इटली भी गए थे जी। और बाकी मिनिस्टर से इनसे मिलते रहे हैं, तो काफ़ी दौरा किए हैं। स्पेन तो खैर पहली बार गए हैं अपने इस टेन्योर में जी। वहाँ पर, और तकरीबन 2.5 महीने पहले स्पेन के प्रेसिडेंट यहाँ पर हमारे यहाँ आए हुए थे। जी। लेकिन महत्व अगर देखा जाए, इम्पोर्टेंस क्या है हमारा और उनका, आप देखिए यूरोपियन यूनियन की बात अगर हम करते हैं तो अभी भी यूरोपियन यूनियन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जी। क्योंकि देखिए दुनिया तो उसी में आ गई है अब, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, जी। दो चीज़ें हर जगह हैं, वो अदे हैं, तो उसके बल पर अब आप डिप्लोमेसी को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं जी। तो ये दोनों स्तंभ बहुत ज़रूरी हैं जी। और इस स्तंभ में है कि ट्रेड, हम इकोनॉमी हमारी कितनी मजबूत होती है। जी। और अभी देखिए जो मेजर वो है उसमें कहा है अभी की जो हालत थी 2023-24 में तकरीबन $125 बिलियन का ट्रेड यूरोपियन यूनियन से है जी। जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तकरीबन जो है ये हमारे 12% से ज़्यादा है हमारे मतलब जो टोटल ट्रेड है, तो काफ़ी बड़ा ये ट्रेड है। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये देखनी होगी कि 125 में से $50 बिलियन इस सर्विसेज का ट्रेड है। जी। तो आप समझ सकते हैं सर्विसेज में देखा जाए तो हम तो मैन पावर इंटेंसिव और बाकी चीज़ें हैं जी। जो इसमें हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। दूसरी चीज़, यूरोप के जो देश हैं उनकी फॉरेन डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जी। तो ये काफ़ी मायने रखता है हमारे लिए हर एक तरह से। अभी उनसे यूरोप से हमारी यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है और लग रहा है कुछ प्रोग्रेस आएगा इसमें। जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी हैं उनके पास, हालांकि एक्सपोर्ट्स हमारे अमेरिका में ज़्यादा हैं, उनके बाद नेक्स्ट नंबर इन्हीं का है यूरोपियन यूनियन से। जी। और उसके बाद जो बातचीत है उसमें आप ये कहिए कि ग्राउंड सिचुएशन अगर आप देखिए तो 6,000 से ज़्यादा यूरोप की कंपनीज भारत में काम कर रही हैं जी। और जिसमें उन्होंने तकरीबन अगर ग्राउंड आप ये सोचिए उन्होंने 17 लाख जॉब्स दे रखे हैं, बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के। जी। 1.5-2 लाख करीब उनमें एम्प्लॉयड होंगे और 14-15 जो सब्सिडरीज हैं जो एंसिलरीज हैं उनको मिला करके, तो ये तकरीबन 17 लाख तो उन्होंने डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में 50 लाख के आसपास। तो बहुत बड़ी एक हमारी इकॉनमी के ऊपर उनसे संबंध है इस बारे में। जी। और मेन जो कंट्रीज हैं देखिए यूरोपियन यूनियन के, फ्रांस है, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है और इसमें स्पेन है, 4-5 ही जो मेन हैं, जिनका इटली है जिनका वर्चस्व है यूरोपियन यूनियन में। एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड है, बट इंग्लैंड चूंकि अब यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया है, बट इंग्लैंड तो है ही है, उससे हमारे अलग ही हैं। और जहाँ तक उनका सवाल है भारत के लिए, और देखिए उनके लिए भी हर तरह से पॉलिटिकल कहिए, इकोनॉमी के हिसाब से कहिए और क्लाइमेट चेंज वगैरह जो मुख्य चीज़ें हैं उनके लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, उसके लिए भारत भी बहुत ज़रूरी है जी उनको। और ये वो भी चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस या इंटर डिपेंडेंस है उसको रीबैलेंस करें इंडिया भारत के साथ, क्योंकि चाइना के साथ ही हर एक चीज़ ना रहे, जितने वो हो गए थे उनके साथ। चीन ने उनके मार्केट कैप्चर कर लिया था, चीन इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन गया था जी। अब वो चाहते हैं कि भारत और भी देश भी ये बने जिससे कि वो हालत उनकी नहीं हो, और वो मतलब बियॉन्ड चीन, बियॉन्ड चाइना आप जाना चाहते हैं। और भारत को भी जरूरी है कि वो इनके साथ रहने से G7 के भी पार्ट ऑलरेडी इनवाइटेड तो है ही है, बट पार्ट आगे आया। अगर हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनते हैं 2027 में जी, तो उस हिसाब से ये जायज़ होगा कि भारत भी इनका हिस्सा रहे जी। तो भारत भी चाहेगा और वो भी चाहेंगे। और मतलब उसके लिए मैं ये कहूँगा दूसरे शब्दों में कि भारत को अपनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दिखानी पड़ेगी
यूरोपियन यूनियन को जी। कि हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अदरवाइज वो G7 में अभी तक उन्होंने किसी को बाहरी को तो लिया ही नहीं जी। और लेंगे नहीं इतनी जल्दी। जी। दूसरी चीज़ देखिए, दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट है जनसंख्या के हिसाब से, एरिया भी हमारा बहुत है, सबसे बड़ी इकॉनमी है और राइजिंग बढ़े जा रहे हैं हम जी। हर एक चीज़ में। जनसंख्या तो वही है जी। बट इकॉनमी में और आईटी से लेकर हर एक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे जी। हैं। इवन डिफेंस सेक्टर में भी जो हमारा बहुत नीचे था उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये और सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्लोबल साउथ का भारत लीडर बन गया है। जी। और भारत को अगर ग्लोबल लीडर बनना है, जो बनना तो है आज चाहे कल, जी। तो अगर वो बनना है तो यूरोप को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। जी। सिर्फ हम ग्लोबल साउथ उनको लेके चलने से नहीं होगा, जी। तो उनके साथ भी चलना होगा लेकर के, बहुत जरूरी है। जी। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम एरियाज हैं जी। उनके साथ अभी भी। जी। ट्रेड बैरियर्स हैं जिनको वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं भारत में। जी। भारत में वो कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। जी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कहा बहुत कॉम्प्लिकेशन है, जी। जिसको भारत को सरल करना चाहिए। जी। गवर्नमेंट रेगुलेशंस इतनी हैं, बाबू डम जो कहते हैं हम कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी जी। इतनी ज़्यादा है, हर्डल्स इतनी ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हैं, मैन पावर इतनी स्किल्ड नहीं है। जी। लेकिन इसके लिए देखिए काफ़ी पहल की है गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्किलिंग के लिए नेशनल स्किल मिशन वगैरह के सब कुछ ले करके काफ़ी कुछ चल रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए, अंदर भी और बाहर भी। जी। बाहर भी स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को आने के लिए बोला है कि वहाँ के कैंपस खोल सकते हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो वो भी देख रहे हैं जी। कि कैसे बढ़ रहा है। दूसरी बात, कंजम्पशन सब बढ़ रहा है भारत में। मिडिल इनकम को मिडिल क्लास सबसे बड़ा है जी। और उन चीज़ पर उनकी भी नज़र है जी। कि उनकी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर। जी। तो ये सब है जो कि ये डिपेंडेंस, इसके लिए वो इंटरडिपेंडेंस है जो चाहते हैं और जो ज़रूरत है। दूसरी चीज़ उनको ये भी है कि इन्वेस्टमेंट भारत में करेंगे तो प्रोटेक्टेड है। जी। प्रोटेक्टेड इसलिए है कि पहली बात तो कंपनी चल रही है, कोई कंपनी ऐसी किसी ने ज़बरदस्ती बंद नहीं की है। जी। इन्वायरमेंट ठीक है। दूसरी बात, जुडिशरी यहाँ की इंडिपेंडेंट है, उन्होंने देख रखा है। जी। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ फैसले गवर्नमेंट के ही फेवर में होता है, कंपनीज के भी फेवर में फैसले हुए हैं। जी। तो ये भी चीज़ उन्होंने देखी है, जी। जो चीज़ उनको ठीक लगता है। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स वगैरह के बारे में कुछ हैं अनसुलझे सवाल जिनको उनके साथ रखना पड़ेगा। और फॉरेन पॉलिसी डिफरेंस कुछ हैं। जी। रूस को ही लेके चलिए, जी। जहाँ कि उनको लगता है कि हमने पूरी तरह यूक्रेन का समर्थन नहीं किया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा कि हम शांति का समर्थक हैं। जी। हम चाहते हैं कि रुके, ये चीज़ नहीं हो, दोनों की तरफ से हैं। बीच में और भी कुछ चीज़ें आई थी, आपको याद होगा एक बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ने ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब बात आई थी कि भारत क्यों रूस से पेट्रोल ले रहा है, जी। तो उन्होंने वो कहा था कि जो यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं यूरोप के, जी। खुद ले रहे हैं और हमको मना कर रहे हैं। जी। हम अपना भी देखते हैं जी। कि हमारी चीज़ें कहाँ निहित हैं, किस तरह हैं। तो कुछ चीज़ें हैं रूस को लेकर के, ईरान को लेकर के, जी। उसकी फ़लस्तीन को भी लेकर के था कि पहले था कि फ़लस्तीन को ज़्यादा समर्थन दे रहा था भारत। जी। तो ये चीज़ें अब उन्होंने देखा कि दोनों को बराबरी दे रहा है भारत। जी। तो ये चीज़ें थी जो कि फॉरेन अफेयर्स में थोड़ा एक कांटा थी, जी। जो कि अब धीरे धीरे वो भी बराबर हो रही हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं। और स्पेन का देखिए, स्पेन के साथ तो काफ़ी कुछ है। जी। स्पेन तो लेटेस्ट अगर आप देखें, उनके करीब 230 के आसपास कंपनीज हैं स्पेन की जो भारत में ऑलरेडी काम कर रही हैं। और लेटेस्ट आपने देखा ही बोइंग और टाटाज के बीच C295 एयरक्राफ्ट के लिए जो फैक्ट्री बन रही है, जी। बड़ौदा में ही बन रही है, गुजरात में बन रही है, जी। वो बहुत बड़ी होगी। कॉमर्शियल भी शायद एयरक्राफ्ट बाद में वो करेंगे। तो ये जो है उन्होंने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ कहा स्पेन में कि भारत स्पेन और EU मिल करके पूरी दुनिया में एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन सकते हैं। जी। मतलब दुनिया की जो है हालात जो है उसको मजबूत करने में, उसको सार्थक बनाने में। तो ये चीज़ें हैं जिसको लेकर के दोनों देश चल रहे हैं।
और मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा 100% जितना चाहते हैं उतना हम पहुँच गए, बट काफ़ी पहल और प्रगति हुई है जी। और इससे दोनों का फायदा होगा। जी बिल्कुल सर। सर, बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध क्यों कर रहा है, और ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस पर बांग्लादेश को भारत की ओर से बाड़ लगाने पर आपत्ति है? अनिल जी, पहले हम अगर बाउंड्री देखें बांग्लादेश की, जी तो बांग्लादेश की लगभग सारी बाउंड्री तो भारत के साथ ही है। जी थोड़ा बहुत उनका म्यांमार के साथ है, जी बे बंगाल की तरफ जब वहाँ जाते हैं, तो अदरवाइज तो पूरा इधर से 4000 करीब 100 किलोमीटर, 4096 100 4100 मान लीजिए इसका किलोमीटर की बाउंड्री है, और ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट बाउंड्री है। जी हमारे चीन के साथ 3088 के आसपास है, लेकिन इनके साथ दुनिया में किसी भी देश के साथ ये जो है 5th लार्जेस्ट है, और देश छोटा है वो हमको पता है जी। और ये बाउंड्री हमारे 5 राज्यों के साथ है। जी जो आप अगर देखें तो जो, और उनके जो है 6 डिवीजन्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स या कमिश्नरीज के, ये वो डिवीजन उनके साथ है। हमारा तो आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल है जी, जिनके साथ बाउंड्री है। उनके 12 डिवीज़न हैं, जिसमें मयन सिंह है, खुलना है, सिलेट, चिटगांव, मतलब ये जो डिवीजन हैं उनके साथ हमारी बाउंड्री है। और अभी तक की जो मार्किंग थी, अब इतिहास में बहुत पहले अगर जाएंगे तो 1947-49 से जब हुआ था, उससे पहले भी था, उससे पहले तो कोई बाउंड्री थी नहीं, 47-49 में ही ये हुआ था उसके बाद। और इसको रेडिक्लिफ लाइन बोलते हैं। रेडिक्लिफ है जो इनके इंग्लैंड के जो उस समय थे एक जनरल, उन्होंने जो है ये बाउंड्री बनाई थी, जिसको लेकर के हम अभी तक चल रहे हैं। और इसकी मार्किंग कहीं पिलर्स लगा करके, कहीं छोटे फेंस लगा करके की गई थी इसमें। और एक 1975 में देखिए जॉइंट कमीशन बनाया गया था ये बाउंड्री डिस्प्यूट के ऊपर ही, क्योंकि ये डिस्प्यूट चलते रहे थे। 1975 में जब बनाया गया, उसमें यहाँ इंदिरा गांधी थी, उधर मुजीबुर रहमान थे जी। लेकिन ये जो ही बनाया गया उसके 2 महीने बाद वहाँ मुजीबुर रहमान मारे गए जी। तो ये फिर रुक गया जी, क्योंकि वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई, कू हो गया था जी। बात इससे पहले की बात आगे बढ़ती, हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनका एसेसिनेशन हो गया, उनकी हत्या हो गई 1977 में जी। तो फिर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा जी जी। और उसके बाद हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि 1979 लीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो ये फोर्स है जी, बॉर्डर रेंजर्स हैं उनके, और बांग्लादेश उनकी और हमारे जो BSF है, इनके बीच कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फायरिंग होती रही। खास करके कामिला और उधर उनका और हमारा त्रिपुरा का जो एरिया है वहाँ से शुरुआत हुई इन्फिल्ट्रेशन और बागी लेकर के। 1985 में भी हुआ, फिर 1979 से लेकर 1999 20 सालों में 8 से 9 बार जी ऐसी चीज़ें हुई। तो ये ज़रूरी हो गया था कि ये इसको जो है दोनों मिल बैठ करके बात करें, लेकिन वो सिचुएशन नहीं बन पा रही थी जी। और मुख्य कारण क्या थे? देखिए, स्मगलिंग सबसे बड़ी थी, उधर से पूरी हो रही थी। स्मगलिंग में हर एक तरह से, चाहे ह्यूमन स्मगलिंग कहिए, एनिमल्स की कहिए, फूड, मेडिसिन और ड्रग्स जी, ये सब चीज़ें उधर से होने लगी थी सारा। और इलीगल इमिग्रेशन एक सबसे बड़ी चीज़ थी, खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, और ऑफ कोर्स बंगाल और बिहार और आप हर जगह देख रहे हैं। तो फेंस कंस्ट्रक्शन एक्चुअली 1999 में शुरुआत हुई कि ठीक है हम करेंगे जी। और प्रोटोकॉल भी बना था, बाद में हुआ कि भाई 150 मीटर पीछे एक्चुअल एरिया से हम बनाएंगे जी। बट कुछ जगह पर ऐसा था कि कुछ गांव बिल्कुल जो जीरो लाइन कहते हैं वहाँ पर थे बाउंड्री के जी। अब उनका कैसे हो, तो बाहर रहेंगे, फिर उनके लिए गेट बना, कैसे आएंगे जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें मतलब निटिग्रिटीज बहुत हैं, इतना आसान नहीं होता कि आप खड़े होकर ऐसे फेंस बना दीजिए जी। सेक्टर्स देखिए कितने हैं, लैंड, हिल्स, रिवराइन, रिवर्स तो बहुत हैं जी। उन पर भी कई जगह हमारे वो हैं आपस में सुलझे नहीं हैं मामले जी। पानी के बारे में, बाकी वो भी थे। और मैं अभी जो मेरी टाइम है सी वाला, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली लैंड और इस रिवराइन सेक्टर की बात कर रहा हूँ। उस पर भी कई चीज़ें थी। तो ये ले करके शुरू तो हुआ, लेकिन और
सबसे बड़ा जो मसला रुका, इतना डिले होता रहा कि खुद हम अपने देश में वेस्ट बंगाल में लैंड एक्वायर नहीं कर पाए। जी। उसके लिए ज़मीन तो लेनी पड़ेगी। फिर फेंसिंग भी अलग तरीके की थी। एक फुल फेंसिंग थी कि आदमी जिधर से नहीं आए, जहाँ से वहाँ से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था। कुछ एंटी एनिमल्स और जानवरों के लिए, उनको रोकने के लिए था। जी। तो कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के चल रहा था। प्रॉब्लम्स एरिया आ रही थी। मेरे टाइम जोन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर एग्रीमेंट नहीं था, कहाँ तक है, किसका है, तो एक हर जगह था। लेकिन ये डिस्प्यूट्स खास करके मेरे टाइम और बाकी वो करने के लिए 2017 में यूनाइटेड नेशंस के अंडर में एक आर्बिट्रेशन कमीशन बनाया गया। उस कमीशन ने अपना जो 2014 में दिया, अपना रिपोर्ट दिया, 2014 में अपनी रिपोर्ट दी उन्होंने, और वो उनके फेवर में गई बांग्लादेश के। लेकिन वो मान लिया गया, भारत ने भी माना, और उसको लेकर के वो आगे बढ़ने लगे। और इसमें जो है तकरीबन जो लैंड एक्विजिशन था, लैंड भी जो देना पड़ा, भारत को ज़्यादा देना पड़ा, तकरीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर उनको देना पड़ा सेटल करने के लिए। बट वो सेटलमेंट हुआ। बाद में भी कुछ 30 बीघा कॉरिडोर वगैरह, हमको पता है कि ये सब चीज़ों पर डिफरेंस था। बाद में वो भी उसका सेटलमेंट हुआ। और उसके बाद हमारी बस, रेल, रोड लिंक्स भी बनी, वो भी चलती रहीं। लेकिन ये जो चीज़ें जारी रहीं बीच में जी, शेख हसीना जब आ गई तो थोड़ा माहौल ठीक हुआ और बातचीत आगे बढ़ी। 900 किलोमीटर का फेंस जो अभी रह गया था, जो नहीं पूरा हो रहा था, और इसमें फिजिकल, नॉन फिजिकल दोनों थे फेंसिंग। बॉर्डर भारत ने जो किया है प्लान, उसमें फिजिकल फेंसिंग थी, कहीं नॉर्मल फेंसिंग थी, वही जैसे हम कह रहे थे, कुछ कैटल फेंसिंग, कुछ नॉर्मल फेंसिंग थी। उसके साथ जो है आउटपोस्ट थे, सर्वेलेंस सेंटर्स थे, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड बाकी सर्वेलेंस था। तो उन पर अभी इनको आपत्ति है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जी। और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज और बाकी में जो बढ़ोतरी आई, एंटी नेशनल एलिमेंट्स बाद में वहाँ से आने लगे जी, ये चीज़ें थी जो भारत को आपत्ति थी जी। कि ये ज़रूरी है इसके लिए कि हम ऐसा करें। तो ये जो है, हालांकि मैंने कहा 1999 में शुरू हुआ, आसाम में तो 1986 में ही प्लान कर लिया गया था, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा हो रही थी इनकी इलीगल इमिग्रेशन। लेकिन बात बहुत आगे नहीं बढ़ पाई और बहुत स्लो पेस पे चला। अभी जो था, देखिए, अभी जो मालदा डिस्ट्रिक्ट में बीजीबी उनका है एरिया, वहाँ पर इन्होंने जब फेंसिंग शुरू की तो बांग्लादेश ने बोला कि नहीं, ये तो हमारा इलाका है जी। लेकिन वही न्यूज़ में आया, उसकी बातचीत हुई। अब जो है उन्होंने मामला सुलझा लिया था और फ्लैग मीटिंग की जी। तो उस चीज़ों को लेकर के ये बात बढ़ी थी। उधर अभी भी त्रिपुरा में भी कुछ वो हैं, प्रॉब्लम हैं कुछ जगहों पर, और इसको लेकर के पहले 12 तारीख को बांग्लादेश ने हमारे हाई कमिश्नर को समन किया था इसके लिए, और फिर हमारे यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने इनके एक्टिंग हाई कमिश्नर को बुलाया वहाँ पर, और उनको बताया गया कि भाई इंडिया, भारत जो है सारे प्रोटोकॉल जो लेकर के हुए थे एग्रीड, उनके ऊपर चल रहा है, अलग से कोई प्रोटोकॉल तो बना नहीं रहा है, उन्हीं के ऊपर बातचीत करके चल रहा है। क्राइम फ्री बॉर्डर बांग्लादेश भी चाहता है, हम भी चाहते हैं कि तो दोनों के हित में है, दोनों देशों के। और जो बॉर्डर फेंस या कैटल फेंस या जो भी हम बना रहे हैं, टेक्निकल सर्वेलेंस चीज़ें, दोनों के लिए इंफॉर्मेशन अगर इधर होगी वहाँ भी शेयर होगा। तो इसलिए जो है इन चीज़ों में थोड़ी सी वो आया था। और नई गवर्नमेंट जब आई, आपको पता ही है कि वो इन सब चीज़ों में नहीं चाहेंगे, एंटी हैं, इसके खिलाफ हैं। लेकिन देखिए अभी भी जलपाईगुड़ी में प्रॉब्लम है, नॉर्थ बंगाल का जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रिवर फेंसिंग्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो कैसे होंगी। हालांकि मॉनिटरिंग तो ज़रूरी है, वहाँ भी है। तो अभी रोड जो आगे की यही हो सकता है कि जो भी गवर्नमेंट है अभी उसके साथ बातचीत तो करनी पड़ेगी, लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपके हित में भी है, हमारे हित में भी है, दोनों के हित में है। उनसे बातचीत जारी रखनी पड़ेगी, हम अलग होके नहीं चल पाएंगे। और जो लोकल कम्युनिटी है, बिकॉज देखिए लोकल कम्युनिटी अब हालत ये हो गई है कि कहा तो ये जा रहा है कि मैक्सिमम बांग्लादेश इधर आके बस गए हैं, तो लोकल कम्युनिटी की भी फीलिंग्स को लेके चलना पड़ेगा। इलीगल वालों को तो बाहर भेजना ही चाहिए, लेकिन चूंकि आपसी संबंध है उनको आप बिल्कुल अलग तो कर नहीं सकते। तो एक डेलिकेट बैलेंस हमको नेशनल सिक्योरिटी और
इन जो कम्युनिटीज हैं वहाँ पर जी। बॉर्डर में जो सेटल्ड हैं या अंदर हैं, उनको भी लेके चलना पड़ेगा साथ में। जी। और अभी बांग्लादेश को ये लगता है कि ये बॉर्डर फेंसिंग से हमारी जो है सॉवरेनिटी पर असर पड़ रहा है। जी। हालांकि वो चीज़ है नहीं, अपने इलाके में और पीछे हो रहा है, लेकिन ये कि कंटिन्यूअस डिप्लोमेटिक डायलॉग चलते रहना चाहिए। और जो मालदा का इलाका जिसकी हम बात कर रहे थे, मालदा और कूच बिहार और उधर जलपाईगुड़ी के इलाके में लग रहा है कि अभी भी कुछ समय तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, खासकर कालियाचक का जो इलाका है कूच बिहार का, तो यहाँ थोड़ा वो चलता रहेगा। बांग्लादेश को जहाँ हम फेंसिंग में सीसीटीवी या सर्वेलेंस कैमराज वगैरह लग रहे हैं उस पर कुछ आपत्ति है, लेकिन हम सिर्फ फेंस लगा करके आप देख रहे हैं कि फेंस को काटना बहुत आसान है। न्यूज़ में कितना देख रहे हैं आप कि वो फेंस जहाँ लगी हुई है उनको काट करके कैसे अंदर आ रहे हैं जी। तो फेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा एक्चुअली उसको अगर सर्वेलेंस ना किया जाए, उसको गार्ड ना किया जाए कि ये हरकत नहीं हो। तो ये चीज़ों को ले करके चलना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा और दोनों के हित में है, ये लेके चलेंगे तो दोनों का ही फायदा होगा। जी बिल्कुल सर। और आज के कार्यक्रम में सर आपने इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष विराम समझौता हुआ है उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं और दोनों के बीच जो वार्ता के पूर्व जो इतिहास रहा है उससे जुड़े घटनाक्रम पर भी आपने अपनी जो जानकारी है वो दर्शकों के सामने रखी। और इस जो समझौता हुआ इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या भविष्य है, इस पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आपने जो तमाम जिससे जुड़े पहलू हैं आपने हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को उससे अवगत कराया। और यूरोपीय देशों के साथ भारत के आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों पर भी आपने व्यापक दृष्टि रखी आज के कार्यक्रम में। और भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसका इतिहास क्या है, क्यों विवाद होते हैं और क्या वहाँ पर चुनौतियाँ हैं, इस पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी। और आज के कार्यक्रम को भी सर आपने ज्ञानवर्धक बनाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इस चर्चा से जुड़े। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।